हेलो। तो आज हम करने वाले हैं अभी यूपी टेट यूपी में यूपी जूनियर का एग्ज़ाम आ गया है। 17 अक्टूबर उसकी डेट डिसाइड हुई है। तो हम वही करेंगे अभी। 17 अक्टूबर 2021 को यूपी जूनियर हेडेड की परीक्षा होने वाली है और उसमें एक 50 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है जिसमें एंशियंट हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मेरे हिसाब से एंशियंट में थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ। और इसके बाद हम थोड़े मॉडर्न के करेंगे पहले, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, मतलब मत जो फिर उसके बाद करेंगे मिडेवल मध्यकालीन भारत का। तो अभी तो एंशियंट इंडिया का करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। अभी इस पर वो मैंने कर रखा था ये पहले सॉल्व प्रैक्टिस सेट, तो उस पर थोड़ा निशान लगे हैं पर आगे से नहीं होंगे। ओके, अभी आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे जल्दी से और फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो पहला पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे मान्यता प्राप्त है 2500 बीसी ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बीसी ईसा पूर्व मतलब क्राइस्ट की जन्म को हम 0 ईयर लेते हैं और उससे पहले के सारे बीसी या ईसा पूर्व, उसके बाद के एडी, यानी कि आज जैसे अभी 2021 चल रहा था, यानी कि ईसा मसीह को पैदा हुए अभी 2021 साल हो चुके हैं। ओके, तो ये ईसा मसीह के वर्थ से भी 2500 साल पहले इसको माना जाता है और 1750 तक ये चली जो हड़प्पा सभ्यता है। ओके, इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने बोलना बंद कर दिया क्योंकि क्या था, इंडस वैली के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन मिली और सिर्फ फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो सिर्फ इंडस वैली के चारों तरफ मिली सिविलाइजेशन, जो भी ये सभ्यता थी। तो इंडस वैली बोला, फिर सिर्फ इंडस वैली के चारों तरफ नहीं मिली, फिर ये उत्तर प्रदेश तक, इंडस रिवर तो पाकिस्तान और पंजाब के उधर की तरफ है, पर फिर ये उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, यहाँ तक मिलने लगी। यहाँ ये सारी सभ्यताएं, मतलब गंगा के तट तक ये सारी सभ्यताएं मिलने लगी इधर। तो इसका फिर नाम बदल के इंडस वैली की जगह हड़प्पा, हड़प्पा क्योंकि सबसे पहले खोजा गया था। ओके, तो दयाराम सहानी के द्वारा 1921 में। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जो खोजी गई थी साइट वो हड़प्पा की थी, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन से बोल देते हैं। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते रहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अब देखिए, ये 3 सभ्यताओं के समकालीन थी हिंदू घाटी की सभ्यता, या फिर आप कहें हड़प्पा सिविलाइजेशन। एक तो ईरान की मेसोपोटामिया, ईरान इराक वाली, एक चीन की ये बहुत पुरानी है, एक मिस्र की है ना, ग्रीक सभ्यता जो थी। तो ये तो सब मतलब ये सब उसके समकालीन है, पर ये क्रीट सभ्यता जो है ये उसके समकालीन नहीं है। ठीक, तो दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, मिस्र की, मेसोपोटामिया की, चीन की और हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखो, उनका व्यवसाय सबसे ज़्यादा था व्यापार। अब इसके संकेत कैसे मिलते हैं, व्यापार के लिए वहाँ पे लोथल एक जगह थी, है ना। तो लोथल जगह पे आपको एक बहुत बड़ा वो मिलेगा, क्या कह सकते हैं, डॉकयार्ड मिलेगा, या फिर कहें कि एक बंदरगाह मिलेगा, सबसे बड़ा बंदरगाह। तो वो लोथल में मिला है। तो बंदरगाह से क्या करेंगे लोग, आने जाने का काम करेंगे, सामान इधर उधर लाएंगे। तो एक तो ये है, और पहचान है कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली हैं, यानी कि जो अनाज गृह था, मतलब वहाँ पे लोग अनाज वगैरह इकट्ठा करके रखते थे, तो वो मिले हैं बहुत बड़े बड़े। तो अगर गोडाउन या फिर जैसे भी होता है तो उसमें अनाज रखेंगे तो उसका व्यापार ही किया जाएगा ना मेनली, इसलिए। ठीक है, तो भी एक व्यापार बेस्ड सिविलाइजेशन थी और उसको मानते ही एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन मतलब ये शहरी एक सभ्यता थी, ये गांव जैसी नहीं थी। ठीक, इसके बाद जो सिविलाइजेशन आई थी वैदिक सिविलाइजेशन,
1500 BC से, उसको वो एक गांव की सभ्यता थी, वो एक विलेज मतलब रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो पता चलता है कि यार वहाँ पे मोहर वगैरह स्टैम्प वगैरह भी मिले हैं, और बार्टर सिस्टम के कुछ निशान मिले हैं। बार्टर सिस्टम सामान देने लेने वाला, तो बार्टर सिस्टम हो गया एक व्यापार का। तो हाँ आगे, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपको 3 का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले वाले थे ऋषभदेव, ऋषभदेव। दूसरे थे, दूसरे नहीं सॉरी, 23rd जो इम्पोर्टेंट है वो है पारसवनाथ, और 24th है महावीर। ठीक, महावीर, महावीर स्वामी को ही बोला जाता है कि आखिरी थे, और इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ है। तो ये 24 हुए हैं, और इनको ही एक कह सकते हैं कि ये यही धर्म स्थापक माने जाते हैं, जो सबसे बड़े हैं। पर वैसे जो एस्टेब्लिशमेंट था वो ऋषभदेव ने कर दिया था, पर जो मुख्य माने जाते हैं इन सब में तीर्थंकरों में से वो है महावीर। और महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी इनकी सौतेली माँ या फिर मौसी, महाप्रजापति गौतमी। गौतमी याद रखो, बहुत है आगे। ये इनकी सौतेली माँ थी। बौद्ध धर्म ने समाज में निम्न वर्गों पर महत्व डाला है। किन वर्गों पर ज्यादा महत्व डाला है बौद्ध ने? उन्होंने महिलाओं के लिए ज्यादा काम किया, और शूद्र जो उस वक्त अनटचेबल या फिर जो फोर्थ वर्ण में थे उनको। नागार्जुना कौन थे? देखिए नागार्जुना एक इंडिया के एक क्या कह सकते हैं, बाबा टाइप लोग थे। ओके, ऋषि मुनि थे, और इनको एक शून्यवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसकी वजह से इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। और नागार्जुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुना ने एक यूनानी शासक था मनिंदर, पढ़ता हूँ मैं तो मिनांडर था एक, मैं इसे मनिंदर बोल देता हूँ, ऐसे मजा लगता है। इसके साथ इसके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया था, जिसको एक ग्रंथ में लिखा गया है। उस ग्रंथ का नाम है, अब इसी से याद कर सकते हैं, मिलांडर से मिलिंद पन्हो, ये उस ग्रंथ का नाम है जिसमें नागार्जुना की और इस मिनांडर की कुछ क्वेश्चन आंसर का वर्णन किया गया है। ठीक, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है नागार्जुना से, नागार्जुना ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? ठीक, वो उन्होंने नहीं लिखा है। मिलिंद पानो जो है वो इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है माध्यमिक कारिका। एक सेकंड, इसका पॉइंट लगा पतला कर लेता हूँ, माध्यमिक कारिका। ठीक है, अगला करते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया है? कुणिक कहा गया है अजातशत्रु को। अजातशत्रु का दूसरा नाम था कुणिक, और अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था। ये हर्यक वंश के, और बिंबिसार ये जो है, बिंबिसार वॉज द फाउंडर। तो ये फाउंडर है हर्यक वंश का, बिंबिसार। ठीक है, और अजातशत्रु का बेटा था उदयन। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, और उदयन ने अजातशत्रु को मारा। ठीक, और ये वंश चलता था मौर्य से भी पहले। मौर्य मतलब लगभग मान सकते हैं आप 540 BC के अराउंड ये स्टैब्लिश हुआ था, और उसके बाद 430-40 तक ये चला। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की, पाटलिपुत्र आज के जमाने में है पटना, तो पटना एस्टेब्लिश किया था उदयन ने।
ठीक है। पहले देखिए मगध की राजधानी, 3 राजधानियां हुई हैं मगध की। पहली राजधानी है राजगृह, ठीक, राजगृह या फिर गिरी ब्रज बोलिए या बोलिए राजगृह। तो राजगृह या गिरिब्रज ये फर्स्ट कैपिटल हुई है, ये अजातशत्रु बिंबिसार वाले टाइम की है। उसके बाद उज्जैन ने यहाँ से शिफ्ट कराई कैपिटल पाटलिपुत्र में, तो ये दूसरी कैपिटल हो गई, ठीक। अब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र चली, फिर पाटलिपुत्र के बाद जो एक शासक थे शिशुनाग, शिशुनाग शासक थे हर्यंक वंश के बाद ना, शिशुनाग वंश के ही, उनका वंश का नाम भी शिशुनाग वंश था, तो उसके वो स्थापक संस्थापक थे। और उन्होंने पाटलिपुत्र से अपनी कैपिटल शिफ्ट की, राजधानी शिफ्ट की वैशाली, वैशाली, वैशाली में, ठीक। तो ये हुआ, तो 3 कैपिटल हुई हैं। तो उज्जैन ने ही वो पटना शहर का वो किया है एस्टेब्लिशमेंट, उज्जैन, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम तक्षशिला, ये गलत हो गया, तक्षशिला नहीं था, अवंतिका था। अवंतिका बोलिए या अवंत बोलिए, तो ये उसका नाम था, या अवंती, उज्जैन का नाम था अवंत या अवंती, ठीक है। हाँ, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। ये नंद वंश शिशुनाग वंश के बाद आया, ठीक है। और नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश। तो महापद्मानंद तो नंद वंश के संस्थापक हुए हैं, और इन्होंने अपने आप को भार्गव, और ये एक शूद्र थे, ओके, भार्गव की उपाधि दी है। और अपने आप को एक शक्तिशाली राजा एस्टेब्लिश किया, पर ज़्यादा दिन चल नहीं पाया इनका नंदवंश। उसके बाद आए वो धनानंद, धनानंद की हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट किया। मगध की प्रथम राजधानी, देखिए मैंने जैसे बताया था, प्रथम राजधानी राजगिरा या गिरिब्रज थी, पाटलिपुत्र दूसरी और वैशाली तीसरी। अब मिलाना है इसको, ये तो बस रटने वाला है, क्योंकि बाकी उज्जैन ही एक फेमस राजा है, ठीक है। बी का फर्स्ट पहले बात ही एक ही जगह दिया है, तो डी मार्क हो जाएगा। बाकी जैसे बाकी एक सेकंड गलत हो गया। उज्जैन मगध का एक्चुअल में नहीं था, अजातशत्रु ज्यादा मगध का बोलेंगे हम, अजातशत्रु ज्यादा था मगध का। तो अभी देखिए बी और सी में थोड़ा संघर्ष हो गया है, और प्रद्योग किसका था आपका? ये अवंत का था, ये अवंत का था। तो ए का 3, डी का फर्स्ट, सी में मिल रहा है, ठीक है। प्रद्योग आप अवंतिका लगा सकते हैं, जिसका नाम अभी उज्जैन हमने पढ़ा है, ठीक है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग ने काशी का विलय नहीं किया था, बाकी शिशुनाग ने और उसके पुत्र ने अपना राज्य काफी चलाया है। उस शिशुनाग का पुत्र था काल अशोक, ठीक। फिफ्थ, निम्नलिखित में किसे सैन्य, जो स्थायी सेना सबसे पहले किसने रखी थी? सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी आपकी बिंबिसार ने, शिशुनाग गलत दिया है। बिंबिसार ने सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी, और इसी वजह से इसको सेन्या कहा जाता था। बिंबिसार को सबसे पहला राजा था जिसने स्थायी सेना, स्थायी सेना मीन्स कि जो सैनिक होंगे वो सिर्फ लड़ाई का ही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। बाकी राजा क्या करते थे कि वो सैनिक किसान होते थे या कोई और वर्कर होते थे, जब लड़ाई होती थी वो आ जाते थे लड़ने के लिए, और फिर उनको पैसा दिया जाता था। पर इसने स्थायी सेना रखी, उन्हें
शैलरिधि ऐसा कह सकते हैं। प्राचीन भारत की बात है तब। मध्यकालीन भारत में किसी और ने रखी थी, वो जब मध्यकालीन पढ़ाएंगे या उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तब बताऊंगा। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना किसने की? ये पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व। ठीक है। वृद्धरथ मौर्य सम्राट का आखिरी सम्राट था वृद्धरथ। ठीक, तो 185 बीसी में मौर्य वंश का खात्मा हुआ। सतवाहनों ने पहले किसके स्थान पर, किसके अधिकारियों के स्थान पर काम किया? मौर्य के वो अधिकारी होते थे सतवाहन। फिर सतवाहन ने अपना एक राज्य बना लिया था नीचे जाके। ठीक है। और सतवाहन वंश की एक खासियत थी कि ये जो है ना वो अपनी माता का नाम अपने साथ जोड़ के चलते थे। मतलब अपने जो राजा का नाम होता था उसकी मम्मी का नाम, ऐसे बोल सकते हैं, भी उसमें जुड़ा होता था। और इसका पहला शासक था सतवाना का सिमुक। ठीक। और पुरुषपुर किसे कहा जाता है? पुरुषपुर पेशावर को, जो आज एक अच्छी कैपिटल, मतलब अच्छा शहर है पाकिस्तान में, अच्छा खासा शहर है पाकिस्तान में। ये पहले पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। ये जो है कुषाण वंश के राजा कनिष्क, उनकी ये कैपिटल थी, मतलब ये प्रथम कैपिटल थी, और मथुरा उनकी दूसरी कैपिटल थी। ठीक है। कनिष्क की। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। और चरक ने लिखी है चरक संहिता। चरक संहिता, ये अभी पेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि चरक संहिता किस चीज के लिए? तो अब चरक एक वैद्य थे, डॉक्टर थे, तो चरक संहिता जब इन्होंने लिखी तो ये एक मेडिसिन की ही पुस्तक होगी। और ये कनिष्क के दरबार में थे और काफी जाने माने थे। और इनको आज के जमाने में फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। ठीक। अब 20 निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के समकालीन थे? देखिए, कनिष्क के समकालीन नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। अब क्या है, देखो, अश्वघोष ने रचना की है बुद्ध चरित्र की। बुद्ध चरित्र आपका बुद्धों की रामायण माना जाता है। जैसे हिंदुओं के लिए रामायण है, वैसे के लिए बुद्ध जो फॉलो करते हैं उनके लिए बुद्ध चरित्र एक बहुत पवित्र पुस्तक है। और इसकी रचना इसने नहीं करवाई थी, अश्वघोष ने, नागार्जुन और वसुमित्र। ठीक है। नागार्जुन को बता चुके हैं, ये आइंस्टीन कहलाए जाते थे। वसुमित्र। ठीक है। अभी आगे के क्वेश्चन थोड़े और बचे हैं, उसकी मैं पीडीएफ बना के कल अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और इसकी भी टेलीग्राम चैनल पे पूरी कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कर दूंगा कल आगे की वीडियो बनाकर। आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैं हर रोज़ एक ऐसी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।